नमस्कार साथियों, मेरा नाम है हेमंत बाबिल। मैं अनुष्का एकेडमी से आप लोगों का सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रुपए की व्यापार व्यवस्था एक। जैसा कि आप मेरे राइट हैंड साइड में देख सकते हैं, यहाँ पर हमें रशिया के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति पुतिन और भारत के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी, ये दोनों हाथों में हाथ लेते हुए नजर आ रहे हैं आपको। बेसिकली हो ये रहा है कि अभी तक अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड जितना भी होता था वो सब डॉलर में होता था, यानी कि अगर हमें किसी से कुछ भी खरीदना होता है भारत के बाहर से तो हमें उसके लिए डॉलर पेमेंट करना पड़ता है, या फिर हम अगर कुछ बेच रहे हैं तो हमें डॉलर मिलता है। तो डॉलर दुनिया के एक हॉट करेंसी के रूप में अभी तक स्थापित रहा है, लेकिन अब हो ये रहा है कि दुनिया डी डॉलराइजेशन की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। लोग परेशान हो गए हैं अमेरिका की इस दादागिरी के साथ में कि जब चाहो मतलब वो रिस्ट्रिक्शन लगा देता है अगर उसके हिसाब से काम नहीं किया जा रहा हो तो भारत और रशिया ने ऐसा सोचा है क्यों ना हम लोग अपनी अपनी करेंसी में ट्रेड करें, हम डॉलर को इतना महत्व दे ही क्यों। तो आज का जो मेरा टॉपिक है गाइस, वो टॉपिक यही है जो टॉपिक मैं आज रिप्रेजेंट करने वाला हूं, दैट इज रुपए की व्यापार व्यवस्था पार्ट एक। इसके और भी पार्ट्स अभी आएंगे क्योंकि अभी ऑलरेडी इसके ऊपर अपडेशन काफी सारे चल रहे हैं। तो जरा देखते हैं इसमें हम आगे कहां बढ़ते हैं। तो इसमें आगे बढ़ने के पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि स्पेशल वॉस्त्रो अकाउंट क्या चीज होती है। ये जाने बिना हम इस वाले टॉपिक को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो देखते हैं स्पेशल वॉस्त्रो अकाउंट क्या होता है। ये जो अकाउंट होता है गाइस, ये एक तरीके का बैंक अकाउंट है। बैंक अकाउंट है स्पेशल वॉस्त्रो अकाउंट। जैसे बैंक में आपका और मेरा अकाउंट खुलता है, ठीक उसी तरह ये भी एक तरीके का बैंक अकाउंट है। लेकिन इस बैंक अकाउंट में क्या होगा, यहाँ पे जो अकाउंट होल्डर होंगे वो होंगे कॉरेस्पॉन्डेंट फॉरेन बैंक, यानी कि भारत के बाहर का कोई बैंक होगा वो अपना अकाउंट खुलवाएगा इंडिया के किसी बैंक के अंदर। से फॉर एग्जांपल कोई रशियन एंटिटी है, वो तो रशियन कंपनी है, उसका अकाउंट वहां के फॉरेन बैंक में यानी कि रशियन बैंक में होगा, लेकिन उस रशियन बैंक का अकाउंट यहां इंडियन बैंक में होगा। ओके, सो यहां पर क्या हो रहा है, वॉस्त्रो अकाउंट खुलता है भारतीय किसी बैंक के अंदर, और वॉस्त्रो अकाउंट को जो अकाउंट होल्डर होगा वो कि कॉरेस्पॉन्डेंट फॉरेन बैंक होगा, और जो भारत में अकाउंट खुला है वो रुपए में खुलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर हमें रशिया के साथ किसी भी प्रकार का कोई ट्रेड करना है तो हमें डॉलर्स देने की जरूरत नहीं है या कोई और फॉरेन करेंसी में ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। हम चाहें तो इंडियन रुपीज में ट्रेड कर सकते हैं। एक उदाहरण से, एक एग्जाम्पल से मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूंगा। जो स्पेशल वॉस्त्रो अकाउंट होता है ये क्या चीज है, जरा देखते हैं। यहां पर जो आइकन आपको नजर आ रहा है, जो कार्टून आपको नजर आ रहा है, ये रशिया को रिप्रेजेंट करता है। एक रशियन बैंक से फॉर एग्जांपल गैज़प्रोम, ये गैज़प्रोम सही में रशिया का एक बैंक है। ये गैज़प्रोम ने एक स्पेशल वॉस्त्रो अकाउंट खोला है आरबीआई की परमिशन के साथ में भारत में इंडियन बैंक में, एचडीएफसी बैंक फॉर एग्जांपल, यहां पर इस अकाउंट को खोला गया है। जरा देखते हैं इसका क्या कुछ असर हमारे ऊपर पड़ने वाला है। अगर हम भारतीय इंपोर्टर्स की बात करें, वो लोग जो आयात कर रहे हैं, से फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल में ये माना है कि हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, भारतीय इंपोर्टर है और एक्सपोर्ट हो रहा है रशिया की तरफ से। अब भारत जमकर रशिया से क्रूड ऑयल खरीद रहा है अभी, क्योंकि हमें थोड़ा सस्ता मिल रहा है। पहले हम मिडिल ईस्ट कंट्रीज के ऊपर निर्भर थे या यूएस से क्रूड खरीदते थे। अब हमने क्या किया है, रशिया के साथ क्रूड डीलिंग्स को काफी बढ़ा दिया है। तो जहां 3-4% रशियन ऑयल इंडिया में आता था, अब करीबन 40% के ऊपर रशियन ऑयल हम भारत रशिया से खरीद रहा है। तो रशिया के एक बड़े इंपोर्टर बन गए हम, खास करके उसके क्रूड ऑयल को लेकर। पहले डिफेंस पर निर्भरता थी, अब रशियन क्रूड ऑयल के ऊपर भी थोड़ी थोड़ी हमारी निर्भरता बढ़ रही है। बहरहाल एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं। तो रशिया से हम क्रूड ऑयल यहां पर देखिए आप इंपोर्ट कर रहे हैं, राइट। अब जब हम रशिया से इंपोर्ट करेंगे तो हमें पेमेंट करना पड़ेगा रशिया को। अब हो ये रहा है, रशिया जो है, रशिया का कोई बैंक होगा, उसने अपना अकाउंट एचडीएफसी इंडियन बैंक में खोल लिया, और वहां पर उन्होंने क्या किया, इतने सो मैनी नंबर ऑफ रूबल्स जमा करा दिए अब बैंक अकाउंट में, उसके बदले में हमने उन्हें रुपए दे दिए। तो वो तो रूबल्स जमा करा रहे हैं, रूबल को कन्वर्ट करके हमने रुपए में कन्वर्ट कर दिया। हम सबको मालूम है कि $1 इक्वल्स टू करीबन 83 रुपए के आसपास होता है। लेकिन क्या आपको मालूम है एक भारतीय करेंसी और एक रशियन करेंसी का इक्विवेलेंट क्या है, एक्सचेंज रेट क्या है? 1 रूबल इक्वल टू 1 रुपी। यस, 1 रुपया 1 रूबल के बराबर है। तो होगा ये कि वो लोग रूबल का इक्विवेलेंट जमा कराएंगे और हम उनके अकाउंट में रुपए इक्विवेलेंट जमा कर देंगे। तो अकाउंट कहां खुला हुआ है? अकाउंट इंडिया में खुला हुआ है एचडीएफसी बैंक में। तो अब जब भारत ने उनसे क्रूड ऑयल परचेज किया है तो इंडिया को पेमेंट करना होगा। उनका अकाउंट कहां है? हमारी ही एचडीएफसी बैंक में, मतलब भारत के अंदर ही है। तो भारत अपनी करेंसी में पेमेंट कर सकता है। कहने का मतलब अब हमारी निर्भरता विदेशी करेंसी पे नहीं है, हम चाहें तो अपनी करेंसी में पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया है तो हमने पेमेंट कर दिया इंडियन रुपीज में। तो ये हमारे इंपोर्टर्स को फायदा है। अगर हम हमारे एक्सपोर्टर्स की बात करें तो यहां पर एक्सपोर्टर की बात करेंगे तो अब हो क्या रहा है, हम रशिया को क्या बेचते हैं? हम आमतौर पर रशिया को फार्मास्यूटिकल्स बेचते हैं। एक लिस्ट बताऊंगा मैं अभी आपको आगे कि क्या क्या चीजें हम रशिया से इंपोर्ट करते हैं और क्या चीजें हम रशिया को एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल्स, अब क्या होगा, उन रशियंस का एक स्पेशल वॉस्त्रो अकाउंट हमारे बैंक में है। तो बेसिकली हम हमारे बैंक में उनके पैसे ऑलरेडी पड़े हुए हैं इंडियन नेशनल रुपी में, हम उसको निकाल लेंगे।
तो मतलब हमें ना तो डॉलर लेने हैं ना डॉलर लेने की झंझट है, हम रुपए में डील कर सकते हैं। इस तरह से क्या होगा, हमारा रुपया वक्त के साथ साथ मजबूत हो जाएगा। हालांकि अभी दूर की कौड़ी है, क्योंकि अभी भी भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो डॉलर पर निर्भरता अभी हमारी पूरे तौर पर खत्म नहीं हुई। इसी तरीके से दुनिया के डॉलर पर निर्भरता भी खत्म नहीं हुई। ओवरऑल जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है उसमें करीबन 70-80% का जो अमाउंट होता है वो डॉलर्स में ही होता है। इंटरनेशनल ट्रेड भी अभी फिलहाल डॉलर्स में हो रहा है, लेकिन ये एक शुरुआत है जो डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रहा है। ये डी डॉलराइजेशन बहुत सारे खतरे भी लेकर आ सकता है। हम जानते हैं दुनिया भर में जब जब यूएसए के ऊपर कोई मुसीबत आती है तब तक कोई ना कोई वॉर ब्रोकआउट होने की सिचुएशन बनती रहती है। इसलिए दुनिया अभी बहुत ज़्यादा यूं समझ लीजिए कि एक साए में जी रही है, जहां पर हो सकता है कि किसी प्रकार का कोई युद्ध प्रारंभ हो जाए। एक युद्ध ऑलरेडी चल रहा है रशिया और यूक्रेन का, उसी का असर है कि हमें क्रूड थोड़ा सस्ते में मिल रहा है रशिया से। आगे बढ़ते हैं गाइस, इसके अंदर हम लोग देखते हैं जरा क्या कुछ है मेरी इन स्लाइड्स में। और आगे हम अगर बात करें इसी अकाउंट की बात करें, देखो यहां पर मैंने अभी आपको बताया था, वापस 2 स्लाइड पीछे चलते हैं, मैंने आपको यहां बताया था से फॉर एग्जांपल इंडियन इंपोर्टर है, तो इन लोगों ने क्या किया, रशियंस ने अमाउंट जमा करवा रखा है तो अपन ने क्रेडिट बोला। अब जब उनको हमें पेमेंट करना होता है तो उनका अकाउंट क्रेडिट डेबिट हो जाता है। तो क्रेडिट का मतलब अमाउंट आया और डेबिट का मतलब यहां पर अमाउंट गया। बैंक अकाउंट के केस में ऐसा ही होता है। अब अगर आप आगे बढ़े, फॉर एग्जांपल स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट में से फॉर एग्जांपल डेबिट्स हुए फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए के, रशियन अकाउंट से कुल पेमेंट निकला, यानी कि रशिया को कुल जो पेमेंट करना है वो करीबन, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, 1 करोड़ रुपए पेमेंट करना है, और उनको जो पेमेंट रिसीव हो रहा है वो करीबन 1 करोड़ 50 लाख का रिसीव हो रहा है। तो उनके पास अभी 50 लाख रुपए का एक्स्ट्रा क्रेडिट बचता है, यानी कि उनके अकाउंट पे 50 लाख का बैलेंस बच रहा है। अब रशियंस भी चाहेंगे कि भाई ये 50 लाख का जो बैलेंस बचा, जब तक कोई और नया ट्रेड नहीं हो रहा है, इस अमाउंट को इन्वेस्ट कर दिया जाए। हाँ, तो इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। वो रशियंस अपना पैसा भारत सरकार की सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसको गिल्ट एजेड सिक्योरिटीज भी कहा जा सकता है। यहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को मैंने कुल 7 भागों में बांटा है। ये आपको विजिबल नहीं होगा क्योंकि एक एक करके हम इसके बारे में बात करते हैं। ये 7 तरीके की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो सकती हैं। सबसे पहले बॉन्ड्स हो सकते हैं, जो डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है। इन बॉन्ड्स के अंदर वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बॉन्ड्स पे रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है, एक मैच्योरिटी डेट यहां पर फिक्स होती है। दूसरा जो ऑप्शन हमारे पास होता है वो होते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। हालांकि ये गवर्नमेंट बॉन्ड नहीं है, लेकिन चाहे तो इसमें भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स यानी कि जो कंपनीज है वो मार्केट से बोरो करने के लिए अपने बॉन्ड्स इशू कर रही है। ये बॉन्ड्स कुछ इसी तरीके से जैसे कोई लोन लिया गया हो। तीसरा तरीका जो हमारे पास होता है यहां पर वो है कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। ऐसे बॉन्ड्स जो डेट और इक्विटी दोनों के फीचर्स रखते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम नहीं। जो शुरुआत में डेट बॉन्ड्स होंगे लेकिन बाद में रीपेमेंट का समय उन्हें इक्विटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो वो रशियन एंटिटी अपने बचे हुए पैसे को यहां पर भी इन्वेस्ट कर सकती है। उसके बाद आगे बढ़े तो एक और तरीका है हमारे पास जीरो कूपन बॉन्ड्स। इसमें कोई ब्याज नहीं मिलता, लेकिन जब मैच्योरिटी आएगी तब आपको पेमेंट एक मुश्त एक साथ मिल जाता है। कुल मिलाकर यहां पर भी रिटर्न्स तो मिल रहे हैं, बट रेगुलर बेसिस पे नहीं मिलकर एक साथ आपको रिटर्न मिलते हैं। जैसे आपने 70 रुपए में इन्वेस्टमेंट किया तो आपको 100 रुपए मिल जाएंगे एट द डेट ऑफ मैच्योरिटी। यहां पर ब्याज नहीं मिलता है। उसके बाद एक और तरीका इन्वेस्टमेंट करने का वो है इन्फ्लेशन लिंक बॉन्ड्स। हाँ, हमारा भारत एक सेंसिटिव कंट्री है टुवर्ड्स इन्फ्लेशन। महंगाई यहां पर एक मुद्दा बनता है। हालांकि महंगाई के ऊपर एक सेपरेट लेक्चर पर अपन बात करेंगे कि महंगाई को कुछ लोग अच्छा भी कहते हैं, कुछ लोग बुरा भी कहते हैं। तो एक आम आदमी के ऊपर महंगाई का क्या असर पड़ता है उसके बारे में अपन सेपरेटली बात करेंगे। लेकिन हाँ, महंगाई से भिड़ने के लिए भी एक किस्म के बॉन्ड्स होते हैं जिनको बोला जाता है इन्फ्लेशन लिंक बॉन्ड्स। इसमें भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है बचे हुए अमाउंट का। उसके बाद छठा पॉइंट जो है वो है आरबीआई के बॉन्ड्स। आरबीआई के फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स 2020 एक सीरीज जारी हुई थी जिनको एफआरएसबी 2020 कहा गया था। ये भी सिंपल आरबीआई में पैसा जमा करा सकते हैं आप, आरबीआई में पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए। कुल मिलाकर ये कि वो जो रशियन एंटिटी है उसका पैसा ऐसे ही फालतू में नहीं पड़ा रहेगा वॉस्ट्रो अकाउंट के अंदर, वो चाहे तो उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आखिरी इन्वेस्टमेंट एवेन्यू यहां पे नजर आता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। गोल्ड बॉन्ड्स का मतलब यहां पर ये होगा गोल्ड मत खरीदिए, फिजिकल गोल्ड खरीदने की आपको जरूरत नहीं है। आप एक काम करो, गोल्ड बॉन्ड्स खरीद लो, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ साथ जो गोल्ड में बढ़ोतरी होती है ना, जो गोल्ड के मार्केट प्राइस में बढ़त होती है, उसका भी फायदा आपको मिल जाता है। तो इस तरीके से 7 अलग अलग सिक्योरिटीज में वो एक्स्ट्रा अमाउंट वो रशियंस इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि उनका पैसा जो भारत में उनके अकाउंट में क्रेडिट पड़ा हुआ एक्स्ट्रा, उसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। एक चीज और देख लेते हैं हम यहां से आगे बढ़ने से पहले कि भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या कुछ कहा। भारतीय रिजर्व बैंक ने करीबन 18 कंट्रीज को यह परमिशन दी है कि वो भी चाहें तो भारत में स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट खोल सकते हैं, जिसको एसबीआरए कहा गया है, स्पेशल वॉस्ट्रो रूपी अकाउंट। यहां पर हमें पेमेंट डॉलर्स में या किसी और विदेशी मुद्रा में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम रुपए में ट्रेड आराम से कर सकते हैं, पेमेंट एक्सेप्ट रुपए में कर सकते हैं, पेमेंट किया रुपए में जा सकता है। देखते कौन कौन सी 18 कंट्रीज हैं। ये 18 कंट्रीज आपके सामने नजर आ रही है। देखिए यहां पर रशिया का नंबर भी है, 12वें नंबर पे आ रहा है। तो बोत्सवाना, फिजी, जर्मनी, गुयाना, इजराइल, कीनिया, मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, रशिया, सेशल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, तंजानिया, युगांडा एंड यूनाइटेड किंगडम। ये यूनाइटेड किंगडम और रशिया, न्यूजीलैंड ये और जर्मनी,
ये 4 बहुत बड़े बड़े देश हैं जिनको हमने अलाउ किया है कि वो लोग भी अगर किसी और के साथ ट्रेड करना चाहते हैं या भारत के साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो वो रुपए में ट्रेड कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां बात कहूं, ओमान और न्यूजीलैंड आपस में, ओमान 11वें नंबर पे और 10वें नंबर पे न्यूजीलैंड, ये आपस में अगर कोई ट्रेड करना चाहते हैं तो ये रुपए में ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी वो हाँ करें या ना करें वो अलग बात है, लेकिन हमने अपनी तरफ से परमिशन दे रखी है उन्हें। आगे बात करते हैं तो एक बार इंडिया और रशिया के ट्रेड पर नजर डाल लेते हैं, आखिर क्या कुछ इनके बीच में ट्रेड है, हमारे बीच में क्या क्या चीजें हम भारत के रूप में इंपोर्ट करते हैं रशिया से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आज की तारीख में। डिफेंस तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा अब हम क्रूड, क्योंकि क्रूड रिजर्व हमने मेंटेन किया हुआ है, करीबन 1 साल का क्रूड अभी हमारे पास है कि अगले 1 साल तक भी अगर क्रूड की शॉर्टेज हो जाए तो भी भारत के पास इतना क्रूड मौजूद है। तो हम क्रूड खरीदते हैं, अपनी रिफाइनरीज को देते हैं, वो रिफाइंड पेट्रोलियम के रूप में उसे रिफाइन करते हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज मार्केट आउट करके मार्केट में उस तेल को ले आती है जो हम फ्यूल पंप्स पे जाकर हमारे व्हीकल्स में डलवा लेते हैं। तो क्रूड एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीदते हैं, डायमंड्स एंड प्रेशियस स्टोन्स खरीदे जाते हैं, फर्टिलाइजर्स खरीदे जाते हैं, उसके बाद मेटल प्रोडक्ट खरीदे जाते हैं, डिफेंस इक्विपमेंट एंड वेपन्स खरीदे जाते हैं। आज तक हमें ये लगता था, आम आदमी को, जिनको इकोनॉमी की कम समझ होती है उसको ये लगता है कि भाई डिफेंस प्रोडक्ट ही तो खरीदते हैं अपन, नहीं, इसके अलावा हम बहुत कुछ उसे इंपोर्ट करते हैं, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, उसके अलावा बाकी की लिस्ट ये रही, हम केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स इंपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। कुछ इंपोर्ट करते हैं जो हमारे यहाँ पर या तो महंगा पड़ता है बनाना या किसी और देश से मंगवाना महंगा पड़ जाता है, तो हम रशिया से खरीद लेते हैं केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, मशीनरी इक्विपमेंट्स खरीद लेते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड इक्विपमेंट खरीदते हैं, वुड यानी कि लकड़ी और लकड़ी से बने हुए सामान खरीदते हैं, मिनरल्स और ऊर खरीदते हैं, ये हम इंपोर्ट करते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का तकाजा ये कहता है कि अगर आप इंपोर्ट करते हो तो आपको कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट भी करना चाहिए। तो हम एक्सपोर्ट की बात करें तो हम रशिया को एक्सपोर्ट करते हैं ये सब चीजें, फार्मास्यूटिकल्स हमको एक्सपोर्ट भी करते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करते हैं। हालांकि इसकी एक अलग कहानी है, हमारे जो फार्मास्यूटिकल्स है उसमें एक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है एपीआई, यानी कि किसी भी दवाई का जो सॉल्ट होता है ना उसको एपीआई कहा जाता है। भारत एपीआई खुद 70% चाइना से परचेस करता है, इंपोर्ट करता है। उसके बारे में सेपरेटली मैं बात करूंगा कि क्या का निर्भरता हमारी चाइना के ऊपर भी है, ये चाइना रशिया की जो नई दोस्ती हो रही है उसका असर भारत के ऊपर क्या पड़ेगा। इस सारे खेल में यूनाइटेड अरब अमीरात का बहुत बड़ा रोल है गाइस। तो सारी दुनिया चूंकि ग्लोबलाइजेशन के दौर में है तो भारत पे असर पड़ता है, भले नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में झगड़ा हो रहा हो, भले ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई तनातनी चल रही हो, भले ही मिडिल ईस्ट कंट्रीज आपस में उलझ रहे हो, भले ही सऊदी अरेबिया, ईरान और येमन आपस में उलझ रहे हो, हर चीज का असर भारत के ऊपर, हमारी इकोनॉमी के ऊपर पड़ता है। खैर बहरहाल बात कर रहे हैं कौन कौन सी चीज हम एक्सपोर्ट करते हैं हमारे देश से। जेम्स एंड ज्वेलरी हम एक्सपोर्ट करते हैं, लेदर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं, और लोहा, आयरन एंड स्टील हम लोग यहां से एक्सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा इंडिया और रशिया के ट्रेड की बात करें तो पिछले कुछ सालों में हमारा ट्रेड काफी बड़ा है, एक रिकॉर्ड हिट किया है 2022-23 के अंदर, करीबन 39.8 बिलियन यूएस डॉलर, जो अगर आज 83 रुपए के भाव पे कन्वर्ट करें उसे तो करीबन 3,30,000 करोड़ के आसपास का अमाउंट बैठता है। देखो अभी भी हम कन्वर्जन तो डॉलर में ही कर रहे हैं ना, डॉलर में इसलिए कर रहे हैं कि अभी तो फिलहाल डॉलर की एक दादागिरी दुनिया भर के अंदर है, क्योंकि वो हॉट करेंसी है, तो दुनिया भर में सबसे ज्यादा सर्कुलेशन डॉलर का है, तो हम डॉलर इक्विवेलेंट में खाली कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, हम निर्भरता कम कर रहे हैं। लेकिन चूंकि अभी दुनिया डॉलर के रूप में ही समझती है सब चीजों को, अभी भारतीय रुपया कहीं और तो चलता नहीं, ऐसी रशियन रूबल भी कहीं चलता नहीं, तो बेसिकली कोई भी कंट्री अभी हमसे रुपए में या रूबल में ट्रेड करने के लिए अभी उतना रेडी नहीं है, तो अभी तो हम डॉलर में कन्वर्जन करने की बात करते हैं। तो देखिए आप अमाउंट फिर से बोल रहा हूं मैं, करीबन 3,30,000 करोड़ का ट्रेड चरम पे पहुंचा है अभी रशिया के साथ, ये हिट किया है, अभी हमने अपना टारगेट हिट किया है, और ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, ये भी बता दूं मैं आपको, क्योंकि हमारा जो, फॉर एग्जांपल मैं आपको उदाहरण देता हूं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो करीबन 5 लाख करोड़ के आसपास है। मतलब एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कैपिटलाइजेशन भी 5 लाख करोड़ है, उससे भी कम का ट्रेड होता है, उसको भी हमने बोला है कि हमने रिकॉर्ड हिट किया है। लेकिन ठीक है, पिछले सालों के मुकाबले अगर बात करें तो रशिया के साथ हमारा ट्रेड थोड़ा बड़ा है, लेकिन इस ट्रेड में उनसे जो क्रूड हम खरीद रहे हैं ना वो थोड़ा वॉल्यूम ज्यादा बढ़ गया है, तो क्रूड परचेज करने की वजह से ये ट्रेड ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी आपको समझ में आएगा कि ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट क्यों नहीं है। ये बहुत बड़ा अमाउंट इसलिए नहीं है क्योंकि इंडिया का जो ओवरऑल इंटरनेशनल ट्रेड रहा 2022-23 के दौरान वो कितना रहा, करीबन 1.30 ट्रिलियन यूएस डॉलर, जिसको मैंने रुपए में कन्वर्ट करने की कोशिश करी तो मैं अरब्स में अमाउंट निकाल के बता रहा हूं आपको। देखो 83 रुपए का भाव करीब करीब अभी चल रहा है एक डॉलर का, ऊपर नीचे होता रहता है, मैं ऑन एन एवरेज 83 रुपीज बोल रहा हूं आपको, 82.50 समथिंग चलता रहता है। तो अगर भारत की बात करें तो हमारा जो टोटल इंटरनेशनल ट्रेड है ना गाइज, वो टोटल इंटरनेशनल ट्रेड है करीबन 1,07,900 अरब रुपए का। अब 1,07,900 अरब रुपए का हमारा टोटल ट्रेड है, उसमें रशिया से जो ट्रेड है वो तो हमारा 3,30,000 करोड़ का ही है, तो कोई बहुत ज्यादा प्रतिशत थोड़ी ना बैठ रहेगा। कितना परसेंट बैठ रहा है, मात्र 3.05%। तो रशिया के साथ जो हमारा ट्रेड हो रहा है वो करीबन 3% के आसपास है, वो भी जब अत्यधिक ट्रेड हो रहा है उससे सबसे मैक्सिमम पे अभी हम पहुंच गए। तो रशिया इंडिया का ट्रेड बढ़ तो रहा है, लेकिन अभी काफी सारी छलांगे मारना बाकी है, दोनों देशों के बीच में बहुत कुछ होना बाकी है।
तो बेसिकली अब धीरे धीरे वक्त के साथ साथ हम डॉलर को ना कहना सीख रहे हैं और रुपए को हाँ कहना सीख रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर रुपए में ट्रेड हो, तो ये डॉलर की जो गुलामी है ना वक्त के साथ साथ अपने आप खत्म होने वाली है, डॉलर पे हमारी डिपेंडेंसी खत्म होने वाली है। उसके लिए ही एक सॉल्यूशन है हमारे पास, ये रुपी ट्रेड अरेंजमेंट इन द इंटरनेशनल ट्रेड। काश भगवान ऐसा करे कि सारी दुनिया रुपए में ट्रेड करने लग जाए, इससे हमारे रुपए की वैल्यू काफी बढ़ेगी, लेकिन उसके भी बहुत सारे नकारात्मक परिणाम भी होते हैं। एक डॉलर इक्वल्स टू 83 रुपए है, अभी आप चाहोगे एक डॉलर इक्वल्स टू 8 रुपए हो जाए तो भी कुछ लोग नुकसान होगा। किसी सेपरेट वीडियो में समझाऊंगा कि रुपए का डिवैल्यूएशन कुछ चीजों में अच्छा भी होता है और रुपए का रिवैल्यूएशन कुछ चीजों में बुरा भी होता है। तो रुपी ट्रेड अरेंजमेंट किन चीजों में हमारी मदद करेगा? अभी हम जब करने जा रहे हैं रुपी ट्रेड अरेंजमेंट, कहां मदद करेगा? एक तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी, ट्रांजैक्शन करना पड़ता है किसी और करेंसी में जब अपन, कन्वर्जन कॉस्ट भी होती है वहां पर। उसके बाद इंडियन करेंसी को प्रमोट करते हैं अपन, और फॉरेन बैंक्स को हम यहां पर अट्रैक्ट करते हैं। जितने विदेशी बैंक भारत में आके काम करते हैं उतना ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में रूट होकर आने की कोशिश करता है। तो गाइज ये था पार्ट 1। इस पार्ट 1 को मैं आज कंक्लूड करता हूं अभी आपके सामने। बहुत जल्दी पार्ट 2 के साथ आपके सामने फिर से मैं पेश होऊंगा। तब तक के लिए मैं चाहता हूं कि आप लोग सुखी रहें, आप लोग खुश रहें, आप लोग स्वस्थ रहें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज बेल आइकन पे क्लिक करें, नोटिफिकेशन, ताकि आप उस जरिए मैं आपसे मिल पाऊं वापस दोबारा। बाय बाय, टेक केयर गाइज, तब तक ध्यान रखिएगा अपना।